हेलो एवरीवन, आप सभी का एसी कैंपस में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। बायोलॉजी का जो पादप जगत है या प्लांट किंगडम है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्रुप डी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो ग्रुप डी में बायोलॉजी से 8 से 9 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उसी क्रम में हम लोग आज पादप जगत स्टार्ट कर रहे हैं। पादप जगत यानी प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्या क्या? एक है अपुष्पोद्भिद वर्ग और दूसरा है पुष्पोद्भिद वर्ग। अपुष्पोद्भिद मीन्स जिसमें पुष्प नहीं होता, इस वर्ग में क्या होता? फूल नहीं होता। इस वर्ग में फूल नहीं होता है। तो फूल क्या होगा? नहीं होगा। फूल क्या होगा? इस वर्ग में नहीं होगा। जबकि पुष्पोद्भिद मतलब जिसमें पुष्प होंगे, तो पुष्प होंगे यानी इसमें क्या होगा? इसमें फूल जो है वो क्या होगा? होगा। इसमें फूल क्या होगा? होंगे। तो हम लोग दो टाइप का वर्गीकरण देखें। एक अपुष्पोद्भिद यानी जिसमें फूल नहीं होंगे, और दूसरा पुष्पोद्भिद यानी फूल होंगे। अपुष्पोद्भिद वर्ग को भी 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? थैलाफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। क्या क्या? थैलाफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलाफाइटा या ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा के क्या क्या गुण हैं और किस प्रकार से इन्हें अलग किया जाता है, क्योंकि तीनों में ही क्या होंगे? फूल नहीं होंगे। आइए आगे चल के हम लोग समझते हैं कि इन तीनों में क्या अंतर है या तीनों में क्या समानताएं हैं, जिसके कारण हम लोग अपुष्पोद्भिद में रखते हैं और इनका वर्गीकरण भी किया गया। तो जैसे ही आपका क्वेश्चन में फाइटा से संबंधित होंगे, वो क्या होंगे? अपुष्पोद्भिद वर्ग। अपुष्पोद्भिद मीन्स जिनमें फूल नहीं होते। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अपुष्पोद्भिद वर्ग में हम लोग पहला क्या पढ़े? थैलाफाइटा। थैलाफाइटा को भी वर्गीकृत किया गया किस किस में? शैवाल में, कवक में और जीवाणु में। शैवाल, कवक और जीवाणु थैलाफाइटा का ही रूप है। तो शैवाल, कवक, जीवाणु इसके बारे में हम लोग अलग से किसी वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि शैवाल, कवक और जीवाणु तीनों से ही क्वेश्चंस बनते हैं। शैवाल से आपका आएंगे कि शैवाल जो है वो किन किन चीज़ों में लगते हैं या क्या क्या है। कवक जो है, कवक जनित रोग क्या है, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। जीवाणु से आप जानते ही हैं, बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जीवाणु से संबंधित रोग। तो यहाँ जो या इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मेनली थैलाफाइटा के बारे में जानेंगे। कवक, शैवाल और जीवाणु के बारे में किसी और वीडियो में हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ क्या दिया हुआ? थैलाफाइटा। थैलाफाइटा में क्या होता है? इसमें जनन तंत्र अस्पष्ट रहता है। जनन तंत्र मीन्स प्रजनन करने वाला तंत्र, जिसके द्वारा वंश वृद्धि होती है। तो इसमें क्या होता है? अस्पष्ट रहते हैं। अस्पष्ट मीन्स अंडाणु, शुक्राणु और बीजाणु ये स्पष्ट रूप से नहीं होते हैं। तो इसका जो जनन तंत्र होता है अस्पष्ट रहते हैं। इसके शरीर या इनके शरीर सुपरिभाषित नहीं होते, सुकाए जैसे होते हैं। सुपरिभाषित मीन्स आप देख के नहीं कह सकते हैं कि इनका कौन सा अंग पत्ती है, कौन सा अंग जड़ है, कौन सा अंग जो है फूल है या कौन सा अंग तना है। तो सुपरिभाषित नहीं होते। इस प्रकार के पादप में जड़, तना और पत्तियां जैसे संरचनाएं नहीं बनती। जाहिर सी बात है, अगर अंग सुपरिभाषित नहीं होंगे तो ना तो जड़ बनेगा, ना तना बनेगा, ना पत्ती बनेगा, ना ही इसके जैसे संरचनाएं बनती हैं। इसका यौन अंग एक कोशिकाएं होती है। एक कोशिकाएं मीन्स इनका जो यौन अंग है, जो हम लोग जैसे पढ़े जी कि जनन तंत्र जो है अस्पष्ट रहता है। जो इनका यौन अंग है वो एक कोशिकाएं की बनी होती है। तो चलिए हम लोग ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं।
ये प्रथम भ्रूणीय पादप है, मतलब थैलाफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा आ रहा। थैलाफाइटा में भ्रूण स्पष्ट तरीके से नहीं था, लेकिन ब्रायोफाइटा में क्या है, भ्रूण बनते हैं। यह प्रथम भ्रूणीय पादप है। थैलाफाइटा में क्या था, जनन अंग जो था या तंत्र जो था वो स्पष्ट नहीं था, जिसके कारण हम लोग भ्रूण नहीं बनते हैं। ब्रायोफाइटा क्या है, ये भ्रूणीय पादप है, मतलब इनमें भ्रूण बनते हैं। इनमें संवहनी पादप जैसे जाइलम फ्लोएम उपस्थित नहीं होता है। इनमें संवहनी पादप जाइलम तथा फ्लोएम उपस्थित नहीं होता, मतलब इनमें नहीं रहता है। इसमें मूलाभास यानी जड़ तना पत्ती जैसे संरचनाएं होती हैं। क्या होती हैं, इसमें मूलाभास यानी जो मूल आभा होती है पेड़ पौधा का, जैसे जड़ तना पत्ती, ऐसे संरचनाएं पाई जाती है। किसमें, ब्रायोफाइटा में। लेकिन आप थैलाफाइटा में ऐसा नहीं देख पाते हैं। थैलाफाइटा सुकाए जैसे होती है, इसमें जड़ तना और पत्तियां नहीं होती। किसमें, थैलाफाइटा में। लेकिन ब्रायोफाइटा में हम लोग देख रहे हैं जड़ तना और पत्ती जैसे संरचनाएं होती हैं। संवहनी पादप जो है ब्रायोफाइटा में भी नहीं है और थैलाफाइटा में भी नहीं है। ये बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। कौन, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। ब्रायोफाइटा का यौन अंग जो है वो बहुकोशिकीय होता है। क्या होता है, बहुकोशिकीय। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ये रहा थैलाफाइटा का। चलिए, उम्मीद करते हैं आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। ये है ब्रायोफाइटा का। तो हम लोग थैलाफाइटा और ब्रायोफाइटा देख लिए। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं टेरिडोफाइटा का। टेरिडोफाइटा जो है ये संवहनी पादप है। देखिए, पहले दो जो ये था थैलाफाइटा और ब्रायोफाइटा, इसमें संवहनी पादप नहीं होता है। थैलाफाइटा और ब्रायोफाइटा में संवहनी पादप नहीं होता है। लेकिन अपुष्पित वर्ग में होने के बावजूद टेरिडोफाइटा में क्या होता है, संवहनी पादप होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किसमें संवहनी पादप होते हैं। तो क्या हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। इसमें पत्ती तना जड़ जैसे संरचनाएं होती हैं। तो टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में हम लोग जड़ तना और पत्ती जैसे मूलभास जो संरचनाएं होती है वो देखने को मिलता है, लेकिन थैलाफाइटा में नहीं पाया जाता। टेरिडोफाइटा में पत्ती तना जड़ जैसे संरचनाएं क्या होती हैं। इसमें संवहनी ऊतक जाइलम फ्लोएम तो होता ही है। ये भी अपना प्रजनन बीजाणु द्वारा ही करते हैं। कौन, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा भी अपना प्रजनन जो है वो बीजाणुओं के द्वारा ही करते हैं। इसका यौन अंग बहुकोशिकीय है। ब्रायोफाइटा जैसा टेरिडोफाइटा का भी यौन अंग जो है वो बहुकोशिकीय होते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं नग्न बीज। देखिए, अभी तक हम लोग अपुष्पोद्भिद वर्ग के बारे में पढ़े। क्या पढ़े कि थैलाफाइटा। थैलाफाइटा में क्या होता है, थैलाफाइटा में ना तो संवहनी ऊतक होता है, ना ही मूलाभास होता है। एक कोशिकीय यौन अंग है, नन अंग है। ब्रायोफाइटा जो है वो क्या है, उसमें मूलाभास जैसी चीज़ें होते हैं, लेकिन संवहनी पादप जाइलम फ्लोएम नहीं होता है इसमें, लेकिन बहुकोशिकीय यौनन अंग है। टेरिडोफाइटा देखें, टेरिडोफाइटा में हम लोग क्या देखें कि मूलाभास है, संवहनी पादप भी है और बीजाणुओं द्वारा ये प्रजनन करते हैं और यौनन अंग जो है वो बहुकोशिकीय है। अब हम लोग पुष्पविद वर्ग पढ़ रहे हैं, यानी जिसमें फूल होंगे। तो जिसमें पहला होता है नग्न बीज, क्योंकि पुष्पोद्भिद वर्ग को भी दो वर्गों में बांटा गया है, एक नग्न बीज और एक आवृत बीजी। तो नग्न बीजी पढ़ते हैं क्या है। नग्न बीजी में देखिए दिया है कि इसके बीजांड के चारों ओर अंडाशय भित्ति नहीं पाई जाती है। बिल्कुल, इसका जो बीज होता है वो किसी आवरण से ढके नहीं होते हैं। जैसे सेब हो गया या फिर अमरूद हो गया, आम हो गया, उसके बीज के ऊपर जो है फल का आवरण रहता है, लेकिन इसके जो होते हैं इसके बीजांड के चारों ओर जो है अंडाशय भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा है, इन पादपों में फल का निर्माण नहीं होता है। इनके पादप में फल नहीं होता है, लेकिन बीज होते हैं। ये संवहनीय पौधे होते हैं।
इनमें तना, पत्ती, जड़ का पूर्ण विकास होता है। इसमें बीज का निर्माण भ्रूण में ही हो जाता है। इसका बीज का निर्माण कहाँ हो जाएगा? भ्रूण में ही हो जाएगा। साइकस में कास्ट, मोनोजाइलिक तथा पाइनस में पिक्नोजाइलम उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? पिक्नोजाइलम होते हैं। किस किस में? साइकन में कास्ट, मोनोजाइल तथा मोनोजाइलिस, और पाइनस में जो है पिक्नोजाइलिक होते हैं। आगे देखते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी में क्या होता है कि इसके जो है इनमें बीज के बाहर आवरण होते हैं। इसके जो बीज हैं उसके बाहर क्या होता है? आवरण होते हैं। इसके बीज जो होते हैं उसके बाहर आवरण होते हैं। जैसे सेब खाते हैं, उसके बाद जो अंदर रहता है वो बीज रहते हैं, उसी के द्वारा फिर दूसरा पेड़ होते हैं। तो बाहरी जो है आवरण रहते हैं। इसमें लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया होती है। लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया होती है, जिससे क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। परागकण से क्या बनते हैं? परागकोश विकसित होते हैं। परागकोश के विकसित होने से विभाजन की प्रक्रिया होती है, और विभाजन के फलस्वरूप क्या होती है? चतुष्टय जो होते हैं, चतुष्टय जो होते हैं या अर्धसूत्री विभाजन जो होते हैं, चतुष्टय होते हैं और चतुष्टय से फिर अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। विभाजन जो होता है, विभाजन से लघु बीजाणु बनते हैं और लघु बीजाणु से धानी बनते हैं। लघु बीजाणु में जो है 4 कोशिकाओं में व्यवस्थित होते हैं। जब भी लघु बीजाणु बनेंगे उनमें 4 कोशिकाओं में व्यवस्थित होकर ही बनेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका आवृत बीजी। आवृत बीजी में क्या देख रहे हैं कि इनमें बीज के बाहर आवरण होते हैं। इसमें लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया होती है, जिसमें परागकण बनते हैं, और इसी परागकण से क्या बनेंगे? फूल। परागकण से क्या बनते हैं? परागकोश में विकसित होते हैं परागकण। परागकोश के विकसित होने से विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। विभाजन के फलस्वरूप क्या बनते हैं? चतुष्टय बनते हैं। चतुष्टय से क्या बनते हैं? अर्धसूत्री विभाजन बनते हैं। तो देखिए यहाँ दिया हुआ विभाजन से लघु बीजाणु बनते हैं और लघु बीजाणु से फिर धानी बनते हैं। तो जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं स्फुटित होते हैं, वो क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अलग अलग होकर फिर फूल बनने लगते हैं। तो देखिए क्या हुआ है, परागकोश से क्या होता है? स्फुटित होकर विलंगन बन गया, वहाँ से बना परागकण। फिर परागकण क्या बनाया? परागकोश बनाया। माफ कीजिए, यहाँ दर्शाया गया है, देखिए किस किस टाइप से बना है। परागकोश से स्फुटित से विलंग से परागकण, फिर परागकण से फूल, फूल से फल। क्या बना? पहले परागकोश बनेगा, परागकोश स्फुटित होंगे, फिर विलंग हो जाएंगे, मतलब अलग अलग हो जाएंगे, फिर उनमें से परागकण होंगे, परागकण विकसित होकर फूल बनेंगे और फूल से फिर फल बनेंगे। तो ये था आपका पादप जगत। ये था आपका पादप जगत। इसमें इतना ही से ही आपका आने का उम्मीद है। बाहर, इसके बाहर जो है आपके उतने टफ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम्स में हो सके बने हो, लेकिन ग्रुप डी में आपके साधारण क्वेश्चंस ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजी के बॉटनी चैप्टर से है, तो अधिक गहराई से आपको नहीं पूछेगा। हाँ, ये है कि परागकोश फिर बीजाणु पढ़ेंगे हम लोग, इसको अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।